जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नूराबाद में आज हुए इनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। एसएसपी कुलगाम गुरिंदरपाल सिंह ने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। इनकाउंटर के मकाम से असलहा भी बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि महलूक मिलिटेंट हाल ही में डीएचपुरा शहरियों की हलाकत में भी मुलव्विस थे। इनपुट हमने डेवलप किया था कि एक लोकेशन पे कुछ 4 to 5 मिलिटेंट्स का प्रेजेंस पाया गया था। हमने ये इन्फॉर्मेशन आर्मी से शेयर किया, सीआरपीएफ से शेयर किया। हमारी एक पुलिस, आर्मी एंड सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टी यहाँ आई। तो जब सर्च शुरू करने लगे थे इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उस टाइम पे पार्टी के ऊपर फायर किया गया। इन द एनसुइंग गन बैटल 4 मिलिटेंट्स हैव बीन कंफर्म्ड। यहाँ जो रिसेंटली जस्ट 2 nights अगो यहाँ पे 2 सिविलियंस का मर्डर किया गया था। ये वही ग्रुप है जिन्होंने उन सिविलियंस का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था। यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में लश्कर तौयबा का प्रेजेंस इस टाइम पे कोई नहीं है। हाउएवर कुलगाम में एचएम का प्रेजेंस इस टाइम पे है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट और एचएम के मिलिटेंट्स के पीछे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन मंदगुरी नूराबाद के इस मकाम पे आज अलग सबा एक झड़प शुरू हुई, जिसमें अभी तक 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। जैसा कि एसएसपी कुलगाम गुरिंदरपाल सिंह ने हमें बताया कि इस झड़प में जो है हिजब से वाबस्ता 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये झड़प जो है आज सुबह ही यहाँ पे शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिली कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो ऐन उसी वक्त उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और उसी वक्त झड़प यहाँ पे शुरू हुई और ये झड़प बाद दोपहर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 4 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मंदगुरी नूराबाद कुलगाम। डोमिसाइल कवायद में तरमीम पर सियासी जमातों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। जेके अपनी पार्टी ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि इससे कश्मीर के नौजवानों को फायदा होगा, ताहम पीडीपी ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। पीडीपी के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कौशीन ने कहा कि इसका मकसद मरकज की बी टीम को फायदा पहुंचाना है। बात देता हूँ यहाँ के लोगों को, खासकर नौजवानों को, जिन्होंने एक जमहूरी तरीके से एजिटेट किया सोशल मीडिया से और बाकी तरीक़ों से, और ये बात आगे चली गई और उन्हीं को ये सहारा इसका जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल जो ऑर्डर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी ने पहल की और मौजूदा कोविड-19 के सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन सारे बातों को इग्नोर करके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाई गई। और कल का जो ऑर्डर हुआ, मुझे लगता है जहाँ तक नौकरियों का ताल्लुक़ है उसमें पूरा ये मिला है कॉन्फिडेंस, ये रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है। लोगों को इससे जो राहत मिलनी चाहिए थी, पहले तो वो राहत इसमें थी ही, हमारे जो आर्टिकल 370 था उसको हटाने की क्या ज़रूरत थी। अब ये अमेंडमेंट करते हैं, ये होते हैं ना जो वो गलतियां हो जाती है फिर उसको सुधारना। तो बाकी ये ठीक है गलत है, ये तो पहले ही हमारे पास था। नई चीज़ कौन सी आ गई, मुझे ये बताइए। पहले आप छीनते हैं और फिर देते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने डोमिसाइल कवायद में तरमीम का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता साल आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल कानून की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर में कुछ खामियां थीं और उन्होंने इस मामले को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से रुजू किया था और मरकजी वज़ीर दाखिला की रजामंदी के बाद तरमीम की गई। ये सवाल करने पर कि जेके अपनी पार्टी का कहना है कि उसने मरकजी वज़ीर दाखिला के पास इस मामले को उठाया जिसके बाद तरमीम की गई, इसका जवाब देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि अपनी पार्टी को ऐसा करने का पूरा हक है। प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर गौर करते हुए जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गिफ्ट किया और उन्होंने एक डोमिसाइल हमारे लिए मंजूर किया। कुछ ब्यूरोक्रेटिक जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था, शायद उन्होंने कुछ ऐसे लूप होल्स रह गए थे, उसको भी जब हमने दोबारा से वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से मैंने पर्सनली बात की, उनको मैंने पूरा अप्राइज़ किया, तो चंद घंटों के अंदर ही अमेंडमेंट आई। मैं इसके लिए मशकूर हूँ जनाब नरेंद्र मोदी साहब का,
जनाब अमित शाह साहब का, हमारे वजीर दाखिला, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया। कि अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि वो अमित शाह से मिले थे और उसके बाद ही ये फैसला हुआ। चलिए वो भी मिले होंगे, कोई उनका भी हक है, वो भी एक सियासी जमात हैं, उनको भी अगर ये लगा कि इस मामले में अमित शाह साहब से बात करनी चाहिए तो उन्होंने की होगी। और भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि कुछ और भी मेंबर पार्लियामेंट्स ने वहाँ बात की होगी, अच्छी बात है। लेकिन मुबारकबाद के हकदार अमित शाह साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। 2 दिन के अंदर अंदर इस फैसले को, इसमें तरमीम लाना, ये दिखाता है कि हमारी मरकज़ी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब वाकई दर्द दिल रखते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के प्रति। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना से अब तक 68 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वजीर सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 478 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में केसों की ये अब तक की रिकॉर्ड तादाद है। मुल्क में अब पॉजिटिव केसों की कुल तादाद 2900 के पार हो गई है। अब तक 183 अफराद सेहतियाब या डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए फील्ड में जा रही मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट के ताज़ा मामले के तनाजुर में राजस्थान के उलमा और मशाइख ने अपील की है कि वो मेडिकल टीम के साथ ताउन करें और जांच में हर तरह से हुकूमत का साथ दें। किसी भी अफवाह और भड़काऊ पैगाम पर ध्यान न दें। ज्वाइंट सेक्रेटरी जामे मस्जिद जयपुर, आपसे एक स्पेशल गुजारिश। आंकड़ों के अनुसार राज्यों में करीब 1.34 लाख से अधिक कर्मियों को इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लाइफ लाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर और प्राइवेट कैरियर्स द्वारा 97 फ्लाइट ऑपरेट करते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली एरियाज के साथ सभी राज्यों में अब तक 119 टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। कार्गो में कोविड-19 से संबंधित रेजेंट्स, एंजाइम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स और उसके साथ ही लिंक्ड मेडिकल सप्लाईज भी सम्मिलित हैं। अब तक 31,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायर हुए हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट डॉक्टर्स, इन सब ने वॉलंटियर्स के रूप में भी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है। अब तक भारत में टोटल 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ यस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव ऑल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कई बार आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन करते हुए कभी डेटा मांगते हैं, तो यहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रयत्न होता है कि हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएं। हो सकता है कुछ डेटा हमारे पास उस समय हो और कुछ डेटा उस समय ना हो, तो जनरली हम आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस फोरम को यूटिलाइज करें कि कैसे, किस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट कोविड से लड़ाई अपनी लड़ रही है। फिर भी मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि कल मेरे से पूछा गया था, अगर हम एज प्रोफाइल की एनालिसिस करें जो अब तक पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं, तो 9% केस जो हैं 0 से 20 साल की एज ग्रुप में हैं। 42% 9% cases are between 0 to 20 years of age, 42% cases are between 21 to 40 years age, 33% cases are between 41 to 60 years of age, and 17% cases are above 60 years. Okay, let me repeat it. So 9% cases are between 0 to 20 years. 42% cases are between 21 to 40 years. 33% cases are between 41 to 60 years. 17% cases are above 60 years. 17%.
And if we see in terms of critical cases which are noted at the field level, this figure may also little bit vary based on the ground situation on a daily basis. But we have got report of around 58 critical cases, और जिसमें से अधिकांश केसेस केरला, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में, बाकी और राज्यों में भी क्रिटिकल केसेस हैं। और जैसे मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि अब तक हमने पाया कि जो भी हमारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसमें एज, एल्डरली पीपल और पीपल हैविंग कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी इश्यूज और कार्डियक इश्यूज, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी मानी गई है। तो इससे संबंधित केसों में आप सबके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी हाई रिस्क लोग हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस का 100% अमल करें। WHO की जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब तक करीब 9,72,000 केसेस ग्लोबली रिपोर्ट हुए हैं, और अगर एक ही दिन में देखें तो 75,800 केसेस प्लस वर रिपोर्टेड इन वन डे अलोन। और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जो WHO की रिपोर्ट देखें तो 4,800 प्लस डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ए सिंगल डे। और इस संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट शुरू से रहे हैं, एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस, जिसको हमने फोकस एरिया मान के हमने कार्य किया है, उसके तहत ही अगर हम देखें तो हमारे देश में जो केसेस का डबलिंग रेट है वो बाकी अधिकांश देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन इसके साथ ही जो एक मुख्य इशू फिर मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं। हमारी हर दिन की बैटल है। हम आज अगर सक्सेसफुल हैं, कल अगर कहीं पर भी कोई भी चूक होती है तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं, फिर से हम सक्सेस से नॉट सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ सकते हैं। मैं जैसे आप लोगों के सामने फिर से लाना चाहूँगा कि अब तक तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं, उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली, और 1023 पॉजिटिव केसेस रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट हैज बीन नोटेड अक्रॉस 17 स्टेट्स, जो हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरला, अरुणाचल और झारखंड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम हर लेवल पर हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए कि हमारे एक्शन स्ट्रिंजेंट हों, हमारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। साथ ही जिस तरह से आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि लॉजिस्टिक्स के विषय में भी गवर्नमेंट पर हर स्थाई पर कार्य चल रहा है। N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और जितने लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे जैसे हम प्रोक्योर कर रहे हैं हम स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं। हम सभी स्टेट से एक ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, तो जब वो फील्ड लेवल पर यूज़ हो तो उसको एक रैशनलाइज वे में, एक ऑप्टिमल वे में यूज़ किया जाए। हम सभी को ये कोशिश ध्यान रखनी है कि ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो हमारा कोई भी लिंक वीक ना हो। हमारी जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, हमारी जो एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन और साथ में एनवायरमेंटल हाइजीन, उसका हर तरीके से हर जगह पर समानता से अमल होने पर ही हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हम जागरूक रहें, हम पैनिक ना करें, लेकिन हम करेक्ट न्यूज़ को समझते हुए उसके हिसाब से जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके तहत हम कार्य करें, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति भी संतोषजनक है। स्टेट्स और यूटीज़, एनजीओज़ एवं कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के रिलीफ कैंप्स में माइग्रेंट वर्कर्स को फूड और शेल्टर की व्यवस्था में लगी हुई हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का पहला इंस्टॉलमेंट
जो 11,092 करोड़ का है वो कल रिलीज कर दिया गया है सभी स्टेट्स को। इस फंड की मदद से स्टेट्स माइग्रेंट लेबर एवं डिजास्टर से संबंधित खर्चा कर सकती हैं। कल होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एडेंडम इशू किया है, जिससे कि एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई चेन है वो और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाए। होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और नेशन वाइड सप्लाई चेन के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे भी जो संबंधित सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ये सभी पत्र और गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें एमएचए का कंट्रोल रूम लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट करता है। इस कंट्रोल रूम से लगभग एमएचए के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं, जो 24/7 स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो मेरे कलीग ने तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में बताया उसमें मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी कि एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेफ्टी को बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो मेरी आशा है कि इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा और हम मिल करके कोविड की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। कुछ देर पहले तमाम तरह तफसीलात दी जा रही थी। कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई और उस पर अमल पैरा होने की तलकीन की जा रही थी और अब तक कितने केसेस हिंदुस्तान में देखे गए हैं। वहीं इससे पहले हम बात कर रहे थे जयपुर की, जहां पर उलमा और मशाइख ने लोगों से क्या कुछ अपील की है कि अफवाहों पर वो ध्यान ना दें, बल्कि हुकूमत की जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस है, उस पर अमल पैरा होकर महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आइए सुनते हैं। मैं मोहम्मद ताहिर आज़ाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी जामे मस्जिद जयपुर, आपसे एक स्पेशल गुजारिश करने के लिए आ रहा हूं। और वो गुजारिश ये है कि जैसा कि हमको मालूम हुआ है, कोरोना की वजह से मेडिकल टीम, सरकार की तरफ से राशन सामग्री वितरित करने वाली टीम और कुछ वॉलंटियर जो मज़दूर हैं, उनकी माली हालात कैसी है, उनको सरकारी मुआवजा देने के लिए अपने मोहल्लों में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उन सभी का खैर मकदम करें, उनको अखलाक से पेश आवें और उनके डॉक्यूमेंट देखकर, उनके ऑर्डर देखकर, उनकी जो भी ज़रूरत हैं, जो भी वो आपसे मांगना चाह रहे हैं, आपका टेस्ट करना चाहें या आपका नाम राशन कार्ड देखना चाहें या आपके और दस्तावेज़ देखकर और आपकी मदद करना चाहें, तो आप उसमें भरपूर तावन करें। शुक्रिया। मेरे देश के नागरिकों, मेरी मिल्लत के काबिल कदर नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, मैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी आज आपको ये अहम पैगाम देने के लिए आया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सूरत में, जबकि पूरी दुनिया के अंदर एक वबाई फैली हुई है, जिस वबाई का शिकार पूरी दुनिया के इंसानियत हो रही है और हमारे मुल्क में भी है, ऐसे वक्त में आप लोग अपने घरों में रहिए, अपने घरों से बाहर न निकलिए और ये समझदारी दिखाइए कि वहाँ पर गली मोहल्लों के अंदर फालतू बैठना छोड़ दीजिए। साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई मेडिकल टीम आपके मोहल्लों में आती है, उन्हें आप सपोर्ट कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए और अपनी स्क्रीनिंग करवाने के अंदर उनकी हेल्प कीजिए। ये मानिए कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता और बीमारी किसी मजहब को देखकर नहीं आती। ये इंसानियत और मानवता के ऊपर है और मानवीय आपदा है। इसको समझते हुए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी के अंदर जीतना है। जय हिंद, जय भारत। उधर आलमदीन मुफ्ती खुर्रम ने पीएम मोदी के बयान पर अपने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में कोई मुज़ाहका नहीं है, लेकिन परेशानी को हल करने के बजाय मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने वाली बात है। इसमें शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है। लाइट जलाने में, दिया जलाने में या टॉर्च जलाने में, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लाइट को तो हर धर्म में, हर समाज में अच्छा माना जाता है। हो सकता है कोरोना को भगाने के लिए ये कोई टोटका हो। बहरहाल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर अमल कर सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो ताली थाली आपने देखा उसका कैसा मजाक बना, ऐसी मजाक इसका भी बन जाएगा और इसका कोरोना से या किसी बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना बच्चे, ये उस तरह की चीज़ें हैं।
बहरहाल हमें बहुत सीरियसली कोरोना की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं हैं, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, साधन नहीं है, पीपीई नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग के पूरे साधन नहीं हैं। अब जब कोरोना बिल्कुल अपने पैर फैला चुका है तो अब साधन जुटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हमारे पास कोरोना का पहला पेशेंट जनवरी में आया था, पूरा फरवरी निकल गया, 20 मार्च तक पूरा मार्च निकल गया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। सारे दफ्तर चलते रहे, सारी मार्केट चलती रही, सारे काम होते रहे, और बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ तक बीच में बोल दिया था कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत देर हो गई। तो अब तो यह है कि लाइट जला के, थाली बजा के आदमी अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है बस, लेकिन कोरोना भगाने के लिए और दूसरे जो साधनों की ज़रूरत है वो जुटाने चाहिए। एमपी में एक ही दिन में 3 अमवात ने हड़कंप मचा दिया है। इसके साथ ही साथ एमपी में मरने वालों की तादाद 11 हो चुकी है। एमपी में 163 मुस्बत मामले सामने आए हैं। लोगों से बार बार घरों में रहने की अपील की जा रही है। बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियां करवाने वाले समाजी कारकुन सैयद जफरुल्लाह अब लॉकडाउन से मुतासर लोगों की मदद कर रहे हैं। जफरुल्लाह शादी वाले एक जानिब स्लम इलाकों तक राशन पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने इलाके के गरीबों में रोजाना खाना तकसीम कर रहे हैं। अपने घर के सामने 700 से 800 अफराद के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। बेंगलुरु के ग्रुपन पालिया में ये तमाम समाजी काम जारी हैं। मेरठ में भी गुज़िश्ता 3 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़े हैं। जमात में शामिल 6 अफराद के टेस्ट अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि कल जिन 50 अफराद के टेस्ट किए गए थे उनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ताहम जमात में शामिल तकरीबन 300 अफराद की निशानदेही करके इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस ने जमात में शामिल गैर मुल्की अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मामला भी दर्ज कर लिया है। एडीजी मेरठ जोन प्रसाद कुमार ने इस ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी। बाद से संक्रमित लोगों में से 2 व्यक्ति गाजियाबाद के तथा शामली के एक व्यक्ति का दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जमातियों की सूची तैयार की जा चुकी है और लगभग 298 जमाती ऐसे आइडेंटिफाइड हैं जो कि दिल्ली का जो कट ऑफ डेट है 1 मार्च के बाद से वहां से गुजरे हैं। उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे विदेशी जमाती भी हैं, उनको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ है। उनके विरुद्ध जो फॉरेनर्स एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लॉकडाउन की वजह से समाज का गरीब तबका और मजदूर तबका ही नहीं परेशान है, बल्कि जानवरों की खुराक का भी मसला पैदा हो गया है। जानवरों का चारा दस्तयाब ना होने की वजह से गाय और भैंस पाल कर दूध का कारोबार करने वाले भी परेशान हैं और जानवरों की खुराक में कमी करके लॉकडाउन के वक्त को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। दूध सप्लाई भी मुतासिर होने से डेयरी मालिकान औने पौने दामों में दूध फरोख्त करने को मजबूर हैं। डेयरी मालिकान का कहना है कि दुधारू जानवर का दूध निकालना उनकी मजबूरी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है। बहुत महंगा कर दिया है साहब, भूसी नहीं मिलती, दाना में नहीं मिलता है, बहुत महंगा कर दिया। जो 900 का था वो 1300 रुपये है, भूसा 1600 रुपये कर दिया 600 रुपये से। बहुत परेशानियां हैं साहब, कोई सुविधा नहीं हो रही है। सामान आ पा रहा है कि नहीं? सामान भी नहीं आ पा रहा है जी, बाजार के अंदर सामान भी नहीं है। मंडी के अंदर जाते हैं वहाँ भी बहुत महंगा है। तो थोड़ा थोड़ा चारा खिलाते हैं, खाने का है 10 किलो का तो 2-2 किलो देते हैं जी। दूध के इस टाइम तो ये है, जो दूध भैंस दे रही है वो तो निकालना पड़ता है ज़रूर। प्रोडक्शन तो बराबर चल रही है, लेकिन खपत ना होने की वजह से दूध की बेकदरी हो रही है। सऊदी अरब के एक शॉपिंग मॉल में ट्रॉलियों पर थूकने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है। शुमाल मगरबी सऊदी अरब के इलाके हेल में एक नामालूम शख्स को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसे मुबैना तौर पर शॉपिंग ट्रॉलियों पर
थूकते हुए देखा गया था। जरा के मुताबिक उस शख्स ने ऐसा क्यों किया ये वाज़ेह नहीं है, इससे पूछताछ जारी है। जराए ने बताया है कि इस फेल को बड़े जराइम में शुमार किया जाता है। जराए ने मजीद कहा कि इस तर्ज अमल की मजहबी और कानूनी तौर पर मजम्मत की गई है। इस अमल को माशरे में कोरोना वायरस के फैलाव की दानिस्ता कोशिश बताया जा रहा है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कई इकदाम भी उठाए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची